हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज जो हमने 2-3 दिन पहले इम्यूनोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करी थी उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको टी सेल का मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, टी सेल के रिसेप्टर्स इतना बता दिया था। इम्यूनोग्लोबुलिन पे भी एक लेक्चर बना लिया है। अब हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि इम्यूनोलॉजी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि बीएससी बायोटेक के स्टूडेंट्स को जहाँ इम्यूनोलॉजी का पेपर आता है, चाहे वो प्लेन बीएससी हो चाहे वो ऑनर्स बीएससी हो, वहाँ पर ये टॉपिक आता है। एमएससी जूलॉजी में भी ये टॉपिक आता है। जो लोग इम्यूनोलॉजी एज ए स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं या जिनको एज ए जनरल पेपर होता है, और एमएससी बायोटेक में भी आता है। इन सभी जगहों पर इम्यूनोलॉजी एज अ पेपर, अपार्ट फ्रॉम दैट एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में भी ये कवर्ड होता है। इवन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में भी इम्यूनोलॉजी के आपको टॉपिक्स रहते हैं। तो जहाँ जहाँ आप इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ आप टी सेल और बी सेल पढ़ते हैं, वहाँ पर ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टी सेल एक्टिवेशन। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कल के वीडियो में कि टी सेल एक्टिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। यदि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे किसी भी सेल का एक्टिवेशन होना या इम्यून रिस्पॉन्स का किसी भी लेवल पे जनरेट होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज हम एक इम्यूनोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कॉम्पिटिटिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेकर आए हैं, जिसको कहते हैं टी सेल एक्टिवेशन। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि टी सेल एक्टिवेशन का सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इम्यूनिटी टी सेल द्वारा जनरेट होती है, जो इम्यूनिटी ओनली टी सेल्स जनरेट करते हैं, उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और वो एक इंडिपेंडेंट इम्यूनिटी है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट होने के लिए बी सेल की आवश्यकता नहीं होती। और वो इम्यूनिटी जो बी सेल्स जनरेट करते हैं उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। वो एक डिपेंडेंट इम्यूनिटी है। जब तक टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा, स्पेशली टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक ह्यूमरल इम्यूनिटी का जनरेशन नहीं हो सकता। तो टी सेल का एक्टिवेशन एक सेंट्रल इवेंट है दोनों की ही जनरेशन में, चाहे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो चाहे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो। दोनों तभी जनरेट हो सकती हैं जब टी सेल्स का, स्पेशली टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन एक लीडिंग स्टेप है इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन में। जब तक टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब टी हेल्पर सेल का जो एक्टिवेशन होता है उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। एक पूरा कास्केड, एक पूरी सीरीज होती है इवेंट्स की, जिसके बाद टी सेल्स का एक्टिवेशन हो सकता है। देखिए, अगर आप मेरे पहले वीडियो को देखेंगे जो मैंने टी सेल के डेवलपमेंट के लिए डाला था, तो वहाँ मैंने आपको क्लियरली बताया था कि चारों टाइप के टी सेल के ऊपर TCR CD3 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। और टी हेल्पर और टी डिलेट सेल के ऊपर CD4 मार्कर होता है, जो कि MSC क्लास सेकंड को रिकॉग्नाइज करता है। ये कंटिन्यूसली मैं हर वीडियो में कह रही हूँ कि टी सेल के ऊपर TCR CD3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा प्रेजेंटेड एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को रिकॉग्नाइज करता है। और ये एंटीजेनिक पेप्टाइड क्योंकि टी सेल के सामने प्रेजेंट होने रहते हैं, इसलिए ये MSC के साथ प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज टी सेल इज हाईली MHC रिस्ट्रिक्टेड। तो MSC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करने के लिए टी हेल्पर सेल सामने आता है, बिकॉज टी हेल्पर सेल पर CD4 मार्कर होता है। और CD4 मार्कर MSC क्लास सेकंड से बाइंड करता है और CD8 मार्कर TC और TS सेल पे प्रेजेंट होता है, जो कि तब फंक्शनल होगा जब MSC क्लास 1 होगा। एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के साथ MSC क्लास 1 होगा। ये बार बार मैं अपने हर वीडियो में कह रही हूँ कि आप दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लीजिए कि TCR CD3 कॉम्प्लेक्स एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, जो कि APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा अपने सरफेस पे एक्सप्रेस होगा। और साथ ही ये अकेला एंटीजेनिक पेप्टाइड APC एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर अकेले एंटीजेनिक पेप्टाइड को एक्सप्रेस करेगा तो सामने से टी सेल उसे नहीं पहचानेगा। तो टी सेल एंटीजन को केवल तब पहचानता है जब MSC क्लास 1 या क्लास 2 के साथ जुड़ा हो, क्योंकि सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन में टी हेल्पर सेल्स का
का एक्टिवेशन जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन का, उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का सामना टी हेल्पर सेल से होता है। इसलिए टी हेल्पर सेल पे उपस्थित TCR CD3 एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और टी सेल पर उपस्थित CD4 मार्कर MSC क्लास सेकंड को रिकॉग्नाइज करेगा और इनके बीच में बाइंडिंग होगी। जब ये बाइंडिंग होती है तब आप इस स्टोरी को, हाँ एक बात मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इम्यूनोलॉजी के वीडियोस जिन सीरीज़ में मैंने डाले हैं आप उसी में देखिएगा। आप टी सेल एक्टिवेशन सीधे मत देखिएगा, पहले आप डेवलपमेंट देखिए, फिर आप रिसेप्टर देखिए और फिर एक्टिवेशन देखिए। एक वीडियो में डाल नहीं पा रही हूँ, एज सून एज पॉसिबल मैं डालूंगी। जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन का जनरल वीडियो है वो भी आप देखिएगा, वो देखकर आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। बट नहीं अभी तब तक तो टी सेल डेवलपमेंट भी आप देखेंगे तो प्रोसेस आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि APC जो है वो एंटीजन को प्रोसेस करके अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर रहा है MHC मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अब एंटीजन जो है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए टी सेल के ऊपर TCR CD3 कॉम्प्लेक्स है। क्यों है TCR CD3, ये सब बात मैं कर चुकी हूँ। TCR की साइटोप्लाज्मिक टेल छोटी होती है, टी सेल MHC रिस्ट्रिक्टेड होता है और इसलिए MHC एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के साथ एंटीजन के प्रेजेंटेशन में काम करता है। ये सब मेरे पिछले वीडियोज़ में है, यदि आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा वो सब। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक लिंक में वीडियोज़ को देखिएगा। लेकिन यहाँ ये समझिए कि TCR CD3 का एंटीजन से जुड़ना वो इस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन के मेन हीरोइन है। लाइक दे आर दी मेन काउंटर पार्ट्स, वो जो है वो मेन स्टोरी के हीरोइन है। लेकिन हीरोइन या ये हम कह लें कि मेन कंपोनेंट से जिनको मिलना है तो उनको मिलाने के लिए कुछ सहायक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। डायरेक्ट एंटीजन और TCR CD3 की बाइंडिंग नहीं होगी, कुछ सहायक मॉलिक्यूल टी सेल पर भी प्रेजेंट होते हैं और उनके काउंटर पार्ट्स जो होते हैं वो बी सेल पे प्रेजेंट होते हैं। जब तक ये सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस ये अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक हीरो हीरोइन का जो रोल है वो फिल्म के अंदर उभर के नहीं आएगा। ऐसे समझिए इस बात को, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि TCR CD3 की एंटीजन से जो बाइंडिंग है वो मेन कंपोनेंट है, वो मेन हीरो हीरोइन है स्टोरी के। उन्हें बाइंड करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं तो वो सपोर्टिंग एक्टर्स भी अपना रोल प्ले करे। तो यहाँ कहानी के सपोर्टिंग एक्टर आप एक मान सकते हैं MSC क्लास सेकंड और CD4 मॉलिक्यूल को। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि टी सेल पर भी प्रेजेंट हैं और जिनके कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर प्रेजेंट है। इन सहायक मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग जब तक नहीं होती तब तक एंटीजन और TCR CD3 की बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जो सहायक मॉलिक्यूल हैं ये कहलाते हैं, इम्यूनोलॉजी की भाषा में इन्हें कहते हैं को-स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं को-स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो कहने का अर्थ ये है कि जो टी सेल का एक्टिवेशन होता है वो एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा कास्केड ऑफ इवेंट इन्वॉल्व होता है, एक बहुत बड़े इवेंट की साइकिल इन्वॉल्व है और एक एक स्टेप के बाद टी सेल एक्टिवेशन होता है। और जितने भी सहायक मॉलिक्यूल्स हैं उनका को-स्टिम्युलेटरी मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना TCR CD3 का एंटीजन से है। TCR CD3 का एंटीजन से एक स्टेबल इंटरैक्शन हो, उसके लिए ये जरूरी है कि जितने भी सहायक मॉलिक्यूल टी सेल पर प्रेजेंट है और उनके जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड APC पे प्रेजेंट है उनके बीच का जो इंटरैक्शन है वो अच्छे से हो, ठीक है। तो ज़्यादा डिले न करते हुए मैं सीधे आती हूँ एक्टिवेशन के सिग्नल्स पे। मैं आपको हर चीज़ डीप में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको टॉपिक जड़ से समझ में आए। यदि आप रूट से टॉपिक का बेस पकड़ेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी। और जो मैं बोल रही हूँ ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं या जो भी BSc MSc के स्टूडेंट्स हैं जो भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके जो मैं बोलती हूँ उस पर आप मेन स्ट्रेस दीजिए और जो मैं बोल रही हूँ वो आप साथ साथ लिखते जाइए, नोट करते जाइए। नोट्स इसमें मैंने कम इंक्लूड किए, ज़्यादातर डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंडिविजुअली अप्रोच करिए, मेरे पास पूरे नोट्स बने हुए हैं इस पेपर के, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन आप मेरे बोले हुए को समझें और अपने वर्ड्स में लिखें तो टॉपिक हमेशा के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देन टी सेल का जो एक्टिवेशन स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहले टी सेल का एक्टिवेशन मेनली 3 सिग्नल से होता है, मतलब कि 3 ऐसे सिग्नल्स पहुंचते हैं टी सेल तक जो कि उसे बताते हैं कि अब एक्टिवेशन का टाइम आ गया है। सबसे पहला सिग्नल क्या होता है? सबसे पहला जो सिग्नल होता है वो होता है कि एक स्पेशल टाइप का साइटोकाइनिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और एक स्पेशल टाइप के साइटोकाइनिन को कहते हैं इंटरल्यूकिन, और पर्टिकुलरली इंटरल्यूकिन 7। एक इंटरल्यूकिन 7 होता है जो कि एक स्पेशल प्रकार का साइटोकाइनिन है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा रिलीज होता है और रिलीज होकर ये टी सेल तक पहुंचेगा। और जैसे ही इंटरल्यूकिन 7 टी सेल तक पहुंचता है वैसे ही टी सेल को इमीडिएटली मैसेज पहुंचता है कि एंटीजन आसपास है, अप्रोच करने वाला है और एक्टिवेट होने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है? इंटरल्यूकिन 7 रिलीज करता है जो कि टी सेल तक पहुंचता है और टी सेल को मैसेज देता है कि एक्टिवेट होने का टाइम आ गया है। सेकेंड जो है वो सिग्नल होता है TCR CD3 कॉम्प्लेक्स, जो कि टी सेल के ऊपर उपस्थित होता है। ज़्यादातर फर्स्ट स्टेप में जो सबसे शुरुआती स्टेप जैसे ही एंटीजन एक्सप्रेस होता है APC द्वारा, तो सबसे पहला जो उसका काउंटर अटैक होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का, जो पहला सामना होगा वो टी हेल्पर सेल से होगा, क्योंकि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा तभी वो बाकी के सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। टी हेल्पर सेल के एक्टिवेशन से ही, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, टी हेल्पर सेल के एक्टिवेशन से ही बी सेल का एक्टिवेशन हो सकता है, मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन हो सकता है, NK सेल्स का एक्टिवेशन हो सकता है, एंड सो ऑन। टी हेल्पर सेल एक्टिवेशन इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इम्यूनोलॉजी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन। ओके, सो सबसे पहले TCR CD3 का जो इंटरेक्शन है वो एंटीजन से होगा। ठीक है, पहले क्या हुआ? सबसे पहले स्टेप हुआ कि इंटरल्यूकिन 7 रिलीज हुआ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा, और जो भाग के कहाँ पहुंचा? टी सेल के पास, और उसने टी सेल को मैसेज दिया कि एक्टिवेट होने का टाइम आ गया। जैसे ही टी सेल को मैसेज किया कि एक्टिवेट होने का टाइम आ गया, जो TCR CD3 कॉम्प्लेक्स था वो एंटीजन से बाइंड कर गया। ठीक है, और जैसे ही मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया कि TCR CD3 एंटीजन से अकेला बाइंड करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स कभी भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इम्यून रिस्पॉन्स स्टेबली जनरेट नहीं होगा। जैसे ही TCR CD3 एंटीजन से बाइंड करता है, तुरंत आवश्यकता है कि जितने भी को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल टी सेल पे प्रेजेंट हैं और उनके जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड APC पे प्रेजेंट है उनकी बाइंडिंग आपस में हो। ये एक एसेंशियल स्टेप हो जाता है। जैसे कि MSC क्लास सेकेंड और CD4, MSC क्लास सेकेंड APC पे प्रेजेंट है और CD4 टी हेल्पर सेल पे प्रेजेंट है, इनकी भी बाइंडिंग हो। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, कुछ की एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगी, वो सब को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट TCR CD3 का एंटीजन से जुड़ना है उतना ही को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये इंटरेक्शन होगा वैसे ही टी सेल जो है उसमें चेंजेस होने लगेंगे और रेस्टिंग टी सेल एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल में बदलने लगेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 3 सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो कि टी सेल के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला जो सिग्नल है वो है APC द्वारा, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा इंटरल्यूकिन 7 बोल गई हूँ तो गलत है, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा, और ये इंटरल्यूकिन 1 जो है ये तुरंत APC से रिलीज होते ही टी सेल को जाता है और उसे जगा देता है और बोलता है एक्टिवेट होने का, मतलब उसको मैसेज कन्वे करता है कि एक्टिवेट होने का टाइम जो है वो अब आ गया है। ठीक है, जैसे ही इंटरल्यूकिन 1 ने अपना मैसेज दिया वैसे ही क्या होगा कि जो TCR CD3 है वो जो कि टी सेल पर उपस्थित है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर उपस्थित एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, ये सेकंड सिग्नल हुआ। पहला हुआ IL-1 का रिलीज, दूसरा हुआ TCR CD3 का एंटीजन से बाइंड करना, और जैसे ही TCR CD3 एंटीजन से बाइंड करेगा थर्ड सिग्नल जनरेट होगा जो है को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग। जैसे CD4 टी सेल पर उपस्थित और उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड MSC क्लास सेकेंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर उपस्थित, इनकी आपस में बाइंडिंग। इन तीनों सिग्नल के जनरेट होते ही जो टी सेल है वो चेंजेस अंडरगो करने लगेगा और रेस्टिंग टी सेल में एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल में बदलने लगेगा। ठीक है, ये डायग्राम उन तीनों सिग्नल्स को बताता है जो कि टी सेल एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तीनों सिग्नल्स आप
आप देख सकते हैं। देन अब जो एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल की निशानी ये होती है कि एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन सिक्रीट करेगा। इंटरल्यूकिन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इंटरल्यूकिन एक स्पेशल प्रकार के साइटोकाइनिन्स होते हैं, ये स्पेशल प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रेस्टिंग टी सेल कभी भी इंटरल्यूकिन रिलीज नहीं करता है, एक्टिवेटेड टी सेल हमेशा इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला कॉन्टैक्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सबसे पहले एंटीजेनिक पेप्टाइड्स टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन सबसे ज़रूरी है। जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा तभी वो आगे इम्यून सिस्टम की दूसरे सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो टी हेल्पर सेल जैसे ही एक्टिवेट होगा वो इंटरल्यूकिन्स रिलीज करने लगेगा। और जैसे ही टी सेल्स एक्टिवेट होने लगते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि ये 3 सिग्नल आए, जैसे ये तीनों सिग्नल आए उसके बाद जो टी सेल होगा वो एनलार्ज होने लगेगा और रेस्टिंग से एक्टिवेटेड स्टेज में जाने लगेगा। तो G0 सेल साइकिल में अगर वो है, सेल साइकिल की स्टेजेस हैं, G0 है, ऐसे G1 है, G2 है। तो G0 रेस्टिंग फेज होता है, G0 से सेल जो है वो G1 में चला जाएगा और जैसे जैसे टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा वो इंटरल्यूकिन्स रिलीज करने लगेगा। और यहीं पे एक स्टेप और होगी कि जितने भी जीन्स हैं जो टी सेल एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे एक्टिवेट होने चालू हो जाएंगे। जो सेल्स टी सेल के एक्टिवेशन के लिए चाहिए होते हैं उन्हें ब्रॉडली 3 में समअप किया जा सकता है। एक है इमीडिएट जीन्स जो कि टी सेल एक्टिवेट होते ही आधे घंटे में एक्सप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि सीकॉज है, सीमाइन है, NF80 है, ये सब इमीडिएट जीन्स है। देन अर्ली जीन्स जो कि टी सेल एक्टिवेशन होने के 1-2 घंटे में एक्टिवेट होते हैं, में जागृत होते हैं, आफ्टर 1 से 2 आवर के बाद जो एक्टिवेट होते हैं, और ये इंटरल्यूकिन्स वगैरह के लिए एनकोड करने वाले जीन्स होते हैं। और जो लेट जीन्स होते हैं वो एक्टिवेशन के 2 दिन बाद जो है वो एक्टिवेट होते हैं, मतलब वो जागृत होते हैं लगभग एक्टिवेशन प्रोसेस के मतलब एंटीजन रिकग्निशन के, सॉरी एक्टिवेशन प्रोसेस के नहीं, एंटीजन रिकग्निशन के 2 दिन बाद। यानी कि इमीडिएट जीन वो जीन होंगे जो कि एंटीजन रिकग्निशन के आधे घंटे में एक्टिवेट हो जाएंगे। अर्ली जीन्स वो जीन्स होंगे जो कि एंटीजन रिकग्निशन के 1 से 2 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएंगे और जो कि मोस्टली इंटरल्यूकिन को और इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं। और लेट जीन वो होंगे जो कि एंटीजन रिकग्निशन के 2 दिन बाद एक्टिवेट होंगे और ये भी बहुत सारे दूसरे जो हैं प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो जीन हैं ये एक्टिवेट हो गए। और टी सेल जो था, रेस्टिंग टी सेल G0 स्टेट में था सेल साइकिल के, वो G0 से निकल के कहाँ गया, G1 स्टेज में आ गया और उसका जो साइज है वो भी बड़ा हो गया और उसका ब्लास्ट लाइक, एकदम गोल ब्लास्ट लाइक अपीयरेंस उसका हो गया। और एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल की निशानी क्या है कि वो इंटरल्यूकिन रिलीज करने लगता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बताया कि किस तरह से टी सेल का एक्टिवेशन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बायोकेमिकल पाथवे बताना चाहती हूँ कि किस तरह से जो बायोकेमिकल पाथवे हैं टी सेल के एक्टिवेशन के वो प्रोसीड करते हैं और बायोकेमिकल पाथवे कैसा होता है। इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम आपको इम्यूनोलॉजी की जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, जैसे क्यूबे सबसे ज़्यादा मानी हुई बुक है इम्यूनोलॉजी की, इसके अलावा रॉइट है, वमन राव है, इन सब बुक्स में जो डायग्राम दिया हुआ है क्यूबे का ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, हम भी ज़्यादातर क्यूबे यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। तो क्यूबे का ये जो डायग्राम है ये देख के मैक्सिमम लोग टी सेल एक्टिवेशन से डर जाते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये डायग्राम आपको देखिए बायोकेमिकल इवेंट का मतलब है, ये तो मैंने आपको कह दिया कि टी सेल जीन एक्टिवेट होंगे और टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली यदि मैं सेल क्या कहना चाहिए सिग्नलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को समझूँ या मैं बायोकेमिकल इवेंट ट्रेस करूँ कि कैसे सेल एक्टिवेट हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि टी सेल रिसेप्टर की साइटोप्लाज्मिक टेल छोटी है, इसलिए उसको CD3 के साथ जुड़ना पड़ता है ताकि मैसेज अंदर तक पहुंचाया जा सके। तो वो मैसेज जब अंदर पहुंचता है तो कौन किस में कन्वर्ट होता है जिससे जाके जीन्स को जगाया जाता है, जीन कैसे एक्टिवेट होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस सेल के अंदर कौन कौन से आते हैं, वो कौन कौन से बायोकेमिकल चेंजेस हैं जिनके आने से टी सेल का एक्टिवेशन होता है। ये जो सारी चीज़ें
चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर आप इस डायग्राम को ऐसे देखेंगे तो ना तो आपको ये समझ में आएगा, मैं अगर आपको बता भी दूंगी कन्वर्शन स्टेप्स तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ड्रॉ करते समय कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने इस डायग्राम को याद करने का और इसको समझने का एक ट्रिक निकाला है। यदि आप मेरे ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस डायग्राम को समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में ड्रॉ कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए आप हर चीज़ ऐसी करें, एक सुपरफिशियल जो मोड है ड्रॉ करने का वो सेम होना चाहिए। और उससे भी ज़रूरी है, देखिए ये मैंने क्या किया है कि बहुत सारे ऐसे कॉमन इवेंट्स होते हैं जो कि टी सेल एक्टिवेशन को लीड करते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये TCR CD3 कॉम्प्लेक्स है और ये अंदर बायोकेमिकल इवेंट चल रहे हैं। ये एक एक बायोकेमिकल इवेंट है जो कि पहले जब सिग्नल आता है तो ये अंदर न्यूक्लियस तक सिग्नल पहुंचाता है, और कौन सा साइकिल चलेगा, कौन सा बायो केमिकल इवेंट का कन्वर्शन वाला स्टेज चलेगा, उस हिसाब से वो रिस्पेक्टिव जीन एक्टिवेट होता है, फिर ये चेंजेस होते हैं और टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। यदि आप इस डायग्राम को ऐसे व्यू करेंगे कि ये यहाँ से, जैसे ये PIP2 है, देखिए ये पहले स्टेप की हम बात करते हैं, PIP2 है, हर चीज़ का फुल फॉर्म मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है, फॉस्फो इनस्टॉल बायफॉस्फेट है, ठीक है। जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये इनस्टॉल बायफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इनस्टॉल बायफॉस्फेट कैल्शियम के आयंस के लेवल को बढ़ाता है, वो कैल्सिन्यूरिन के लेवल को बढ़ाता है और फाइनली टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। ये अगर पाथवे चलता है तो NF-kT-AT जीन जो है वो एक्टिवेट होता है, तब ये पाथवे चलेगा। अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया है आपके लिए इन डायग्राम के ये जो स्टेप्स डायग्राम में हैं इनको मैंने ऊपर लिख दिया है एरो बना के। तो आप अगर इन पाथवेज को समझकर बनाएंगे, और डायग्राम आप ऐसे बनाइए कि एक मेम्ब्रेन बनाइए, ऊपर TCR CD3 का रिसेप्टर बनाइए और ये पाथवेज बना दीजिए, यानी PIP2 जो है उसका लेवल जब बढ़ता है तब वो IP3 का लेवल बढ़ाता है, IP3 कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, कैल्सिन्यूरिन का लेवल बढ़ाता है, और ये वाला पाथवे चलने के लिए NF-kT और NF-AT जीन का एक्टिवेट होना जरूरी है। ये जीन एक्टिवेट होंगे तो ये पर्टिकुलर पाथवे चलाएंगे और ये पर्टिकुलर पाथवे विल लीड टू टी सेल एक्टिवेशन। ये एक रास्ता हुआ टी सेल के एक्टिवेट होने का, ठीक है। इसी प्रकार से ये कौन सा रास्ता बोला मैंने, ये जो पहला वे है, ये वाला वे, ये इस तरह से टी सेल का एक्टिवेशन होगा। जो दूसरा वाला रास्ता है वो है PIP2 जो है वो बढ़ेगा तो DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल को बढ़ाएगा, वो रैस जीन को एक्टिवेट करेगा, GRP का प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। और ERK1 भी एक टाइप का प्रोटीन है जिसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये AP1 जीन के एक्टिवेशन से होगा। अगर AP1 जीन एक्टिवेट होगा तो इसका कन्वर्शन इसमें, इसका कन्वर्शन इसमें, इसका कन्वर्शन इसमें होगा और फाइनली टी सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो अगर अब आप डायग्राम में देखेंगे तो ये दूसरा रास्ता है जिसको मैंने ऊपर एज अ पाथवे लिख दिया, ठीक है। आप इन्हें एक एक रास्ता मानकर याद करिए कि ये पहला पाथवे जिससे टी सेल का एक्टिवेशन हो सकता है, ये दूसरा पाथवे जिससे टी सेल का एक्टिवेशन हो सकता है, ये तीसरा पाथवे यानी PIP2 का लेवल बढ़ा, PLCYL का लेवल बढ़ा, SLP76 का लेवल बढ़ा, WAN1 का लेवल बढ़ा, वेस्प का लेवल बढ़ा और ARP2/3 प्रोटीन का लेवल बढ़ा, जिससे कि एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हुआ और टी सेल का एक्टिवेशन हो गया। अब आप डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला रास्ता है, ठीक है, ये वाला रास्ता है। ये PIP2 से SL76 जा रहा है, वेस्ट प्रोटीन, CDC42 जीन, यहाँ ये जून प्रोटीन से अगर जाएंगे तो ये जून जीन एक्टिवेट होगा, और यहाँ पर ये अगर वेस्प ARP2/3 को एक्टिवेट करेगा तो एक्टिन पॉलीमराइजेशन होगा और टी सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा है, ये जो डायग्राम के एरोज हैं इनको मैंने लिख के पाथवेज बना दिए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। अब बस आप एरो लगा के जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो इसको ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे
तो भी सही है, और डायग्राम भी आप बनाएं तो ये जो मैंने लिखा है बस रिसेप्टर से एरो लगा के आप सीधे सीधे वही पाथवे जो ऊपर मैंने लिखे हैं वो बना दीजिएगा। ये पाथवेज आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और अगर आप इसको यहाँ देखेंगे और जो मेन पुरानी क्यूबे का एडिशन का पाथवे देखेंगे तो थोड़े से पाथवे में आपको अंतर मिलेंगे। पर देखिए टी सेल एक्टिवेशन का कोई एक पाथवे नहीं है, बहुत सारे पाथवे हैं, मतलब मोर देन 30-40 पाथवे हैं विच कैन लीड टू टी सेल एक्टिवेशन। जो इम्पॉर्टेंट है वो सम अप किए गए हैं। तो चाहे आप क्यूबे का डायग्राम फॉलो करें पुराना एडिशन, चाहे क्यूबे का नया एडिशन का डायग्राम फॉलो करें, ये डायग्राम फॉलो करें, मुद्दा सबका एक ही है। देयर आर डिफरेंट पाथवे जो कि डिफरेंट जीन के एक्टिवेशन से चल रहे हैं, एंड दे आर ऑल फाइनली लीडिंग टू टी सेल एक्टिवेशन। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये पाथवे आप याद कर लें। ये जो पाथवे मैंने यहाँ लिखे हैं, कौन कौन किस किस के काउंट को बढ़ा रहा है, अमाउंट को बढ़ा रहा है, और किस तरह से टी सेल का एक्टिवेशन हो रहा है, और फिर ऐसी एक मेम्ब्रेन बना के उस पर रिसेप्टर बनाकर वो पाथवे इतने कॉम्प्लिकेटेड जोन में नहीं, डायरेक्ट भी बनाएंगे और नीचे जीन का एक्टिवेशन दिखाएंगे और टी सेल का एक्टिवेशन दिखाएंगे, तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। और आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा जीन एक्टिवेट हो रहा है वो आप डिफरेंट कलर से बनाइएगा, और हर पाथवे को डिफरेंट कलर पेन से शो करेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर पे। देन जो थर्ड है ये यहाँ तक मैंने बताया, देन PIP2 PLCY जीन को एक्टिवेट करके SLP76 को एक्टिवेट करके WAN1 को, फिर WASP का एक्टिवेशन, फिर CDC42 का एक्टिवेशन, फिर JNK जो जून जीन है उसका एक्टिवेशन, फिर AP1 जीन का एक्टिवेशन होगा, और फिर फाइनली टी सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, इन सब के फुल फॉर्म्स भी मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं, किस किस चीज़ का क्या चीज़ किस किस को डिनोट करती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन FYN PYK2 को एक्टिवेट करेगा, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा और टी सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। जैसे LCK जो है वो ZAP70 बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, उसकी साइटोप्लाज्मिक टेल लंबी होती है, वो PYK2 को एक्टिवेट करेगा, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा और टी सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। इसी तरीके से जीटा चेन, आपको याद हो तो CD3 मॉलिक्यूल का जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था, TCR का नहीं, TCR में तो अल्फा बीटा चेन थी, CD3 में मैंने आपको होमो और हेट्रोडाइमर बताए थे, जहाँ मैंने बताया था कि जीटा ईटा, जीटा एप्सिलॉन, डेल्टा एप्सिलॉन, ऐसी 4-5 चेन्स होती हैं। तो जो जीटा चेन होती है उसका जो SHP1 होता है वो P1 को एक्टिवेट करता है, देन वो 3K को, देन वो PDK1 को, एंड फाइनली ऐसे करते करते टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। तो ये जो पाथवेज मैंने ऊपर लिखे हैं इनको आप डायग्राम में सीधे सीधे ड्रॉ कर भी रिस्पेक्टिव जीन कोड जरूर करिए, और कौन कौन सा स्टेप है वो आप यहाँ से ऐसे मेम्ब्रेन से सीधे भी बना देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलेंगे। बस ऐसा कुछ होता नहीं है कि डायग्राम में आपको कहीं पे भी स्टेप बने हुए नहीं मिलेंगे। ये मैंने एक ईजी किया है कि स्टेप्स को नंबर दे दिया है कि 1 नंबर पे ये पाथवे हो सकता है विच कैन लीड टू टी सेल एक्टिवेशन, 2 नंबर पे ये हो सकता है, ताकि डायग्राम आपको समझने में ईजी हो जाए। बाकी ये सब पाथवे इसी डायग्राम के हैं, आप ढूंढेंगे तो ये सब पाथवे मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम से अलग एक स्लाइड पे लिख दी हैं, ताकि आपको टी सेल एक्टिवेशन को समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी है इस डायग्राम को याद करने का ट्रिक, क्योंकि ये डायग्राम बायोकेमिकल पाथवे का डायग्राम बहुत ज़रूरी है टी सेल एक्टिवेशन में। ये डायग्राम यदि आप नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये डायग्राम याद करना एक बहुत मुश्किल कंपोनेंट होता है, तो उसको याद करने का ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है। और रिस्पेक्टिव जीन भी बताइए, है ना, कि कौन सा जीन एक्टिवेट हो रहा है जिसके कारण, जैसे ये पाथवे तब चलेगा जब ये पर्टिकुलर NF80 और NF-kT जीन एक्टिवेट होंगे, ये पाथवे तब चलेगा जब AP1 जीन, ये दोनों पाथवे AP1 जीन के एक्टिवेशन के बाद चलेंगे। ये वाला जो JNK जीन वाला पाथवे ये जून जीन के एक्टिवेशन से JNK प्रोटीन वाला पाथवे चलेगा। देन NF-kB ही इस पाथवे को भी चलाएगा, जहाँ PRCB जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, फिर KARMA1 एक्टिवेट हो रहा है, वो भी NF-kT जीन के एक्टिवेशन के बाद ही चलेगा। इस तरह से जीन और पाथवे का कॉम्बिनेशन ये आपको याद रखना है। यदि ऊपर जितना मैंने लिखा है स्लाइड पे उतने पाथवे आप समझ लेंगे, ऐसे भी लिख देंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बस हर एक कन्वर्जन कौन किस में बदल रहा है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा जीन है, इसके फुल फॉर्म आपको यहाँ नीचे से प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बायोकेमिकल पाथवे ये सिर्फ वो
वो पाथवे हैं विच विल लीड बायोकेमिकली, दे विल लीड टू टी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि TCR CD3 का एंटीजन से इंटरेक्शन होता है, वो बहुत ज़रूरी है कि साथ में जो भी को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन हो। तो एक को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल तो मैंने आपको बता दिया था, टी हेल्पर सेल पे CD4 प्रेजेंट है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड APC पे MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दूसरे कौन कौन से, ये टी हेल्पर सेल के एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। ऐसा ही एक होता है TCR CD3 और एंटीजन का इंटरेक्शन के साथ साथ अगर TC या TS सेल है तो उसके ऊपर CD8 मार्कर होगा, और अगर CD8 मार्कर है तो उसके सामने MSC क्लास फर्स्ट होगा। ये भी को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है। और इन्हीं के अलावा एक इम्पॉर्टेंट को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल और होता है B7, जो कि APC पे यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट है, और जिसका कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड CD28 होता है, जो कि टी सेल के ऊपर उपस्थित है। ठीक है, टी सेल के ऊपर ये पाया जाता है, ज़्यादातर टी हेल्पर सेल के ऊपर पाया जाता है ना। तो CD4 जो CD28 टी हेल्पर सेल पे प्रेजेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड B7, इनकी बाइंडिंग भी आपस में होती है। ये भी को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे ही को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग होगी वैसे उसके बाद ही टी सेल का एक्टिवेशन होगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि टी सेल के एक्टिवेशन की निशानी ये है कि एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन रिलीज करता है। देखिए, ये भी दो प्रकार के को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, OX40 जो कि टी सेल पर है, और OX40L जो कि डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल इज अ टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इट इज़ अ वेरी पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो ये भी को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है। CD28 और CD80 ये भी को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल हैं। वैसे CD80 जो है ये शायद B7 का दूसरा नाम है, क्योंकि CD28 B7 के साथ बाइंड करता है, तो CD80 उसी का दूसरा नाम है। देन MSC क्लास 1 या क्लास 2 है तो वो CD4 या CD8 से बाइंड करेगा। TCR आपको CD3 आपको पता ही है कि एंटीजेनिक पेप्टाइड से बाइंड करेगा। देन CD86 जो है वो यहाँ CD86 जो है वो यहाँ पर वो भी CD28 से बाइंड कर सकता है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही कॉम्प्लीमेंट्री लिगेंड से बाइंड करेगा। ये CD28 CD80 से भी बाइंड कर सकता है, और CD28 CD86 से भी बाइंड कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। इसकी बाय नेचुरल बाइंडिंग भी मतलब दो साइडेड बाइंडिंग भी इसकी पॉसिबल है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस कि वो किससे बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये टी सेल एक्टिवेशन का टॉपिक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आधे घंटे के ऊपर चला गया है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लंबा भी पड़ता है और कॉम्प्लिकेटेड भी पड़ता है। अब समअप करने से ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फटाफट से आपको इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो समअप कर देती हूँ कि टी सेल का जो एक्टिवेशन है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन फर्स्ट स्टेप होता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन में। जब तक टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन की आगे नहीं बढ़ेगी। और टी सेल का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है उसमें 3 सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करता है, जो कि ये मैसेज पहुंचाता है टी सेल तक कि एक्टिवेट होने का टाइम आ गया है और एक्टिवेशन का प्रोसेस अब चालू करो। जैसे ही इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ होता है और टी सेल तक मैसेज पहुंचता है कि एक्टिवेट होने का टाइम आ गया है, वैसे ही तुरंत जो TCR CD3 उपस्थित होता है टी हेल्पर सेल पे वो एंटीजन से बाइंड करता है और इस बाइंडिंग के साथ ही MSC क्लास सेकेंड जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट है उसकी CD4 मॉलिक्यूल से बाइंडिंग होती है और ये तीनों सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं बाइंडिंग के। और इन तीनों सिग्नल्स के कंप्लीट होते ही जो टी हेल्पर सेल होता है वो रेस्टिंग से एक्टिवेटेड स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में वो G0 साइकिल में होता है, वहाँ से वो G1 में चला जाता है, एक्टिवेटेड स्टेट में आने लगता है। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल की निशानी ये होती है कि एक तो उसका साइज़ बड़ा होगा, एक उसका ब्लास्ट लाइक अपीयरेंस हो जाएगा और दूसरा एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा। जैसे ही सेल एक्टिवेट होता है उसके अंदर उपस्थित तीनों जीन्स एक्टिवेट होने लगते हैं। सबसे पहले अर्ली जीन जो कि एंटीजन के रिकग्निशन के तुरंत आधे घंटे में एक्टिवेट होते हैं, वो इमीडिएट जीन होते हैं जो एंटीजन के रिकग्निशन के आधे घंटे में एक्टिवेट होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे अर्ली जीन वो एंटीजन रिकग्निशन के 1 से 2 घंटे में एक्टिवेट होते हैं। और लास्ट में लेट जीन जो कि एंटीजन रिकग्निशन के 2 दिन के
के अंदर एक्टिवेट होते हैं। ये एक सुपरफिशियल स्टोरी है कि किस तरह से टी सेल का एक्टिवेशन होता है, लेकिन अगर हम इंटरनली इसे देखें तो जो भी प्रोसेस जीन के लेवल पर होता है, जीन के एक्टिवेशन से ही उसकी शुरुआत होती है, और जीन के एक्टिवेट होते ही उस सेल के अंदर एक कास्केड ऑफ, एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके बाद जो है वो सेल का एक्टिवेशन हो सकता है। तो यहाँ मैंने 8 से 10 जो मेजर पाथवे हैं, मेजर कन्वर्शंस हैं विच कैन लीड टू टी सेल एक्टिवेशन, वो लीड किया है। ये डायग्राम से आप देखें तो मैंने इन्हें स्लाइड पे लिख दिया है कि किस तरह से, देखिए PIP2 का लेवल बढ़ता है, IP3 का लेवल बढ़ता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, कैल्सिन्यूरिन का लेवल बढ़ता है, एंड दैट कैन लीड टू टी सेल एक्टिवेशन। यहाँ पर NF80 और NF-kT जीन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कन्वर्शन के लिए। सिमिलरली PIP2 DAG का लेवल बढ़ा के रैज जीन को एक्टिवेट करके, देन प्रोटीन को एक्टिवेट करके, देन इट कैन लीड टू टी सेल एक्टिवेशन। एंड देन फिर एक ये पाथवे भी हो सकता है कि PLC-Y जो है वो वास्प को एक्टिवेट करे, और वास्प के एक्टिवेट होने के बाद JN के प्रोटीन एक्टिवेट हो, एंड देन जून जो है जीन उसका एक्टिवेशन हो जाए। देन देयर आर स्टेप्स जिससे कि एक्टिन पॉलीमराइजेशन हो विच कैन लीड टू टी सेल एक्टिवेशन। सिमिलरली PL3 के वाया PIP2 का लेवल बढ़ाते हुए सिप जो है उसका एक्टिवेशन हो जाए, और इस तरह से टी सेल का एक्टिवेशन हो, या PDK1 का एक्टिवेशन हो, PDC6 का एक्टिवेशन हो, कारमा का एक्टिवेशन हो, और टी सेल का एक्टिवेशन हो जाए। ये सभी बायोकेमिकल पाथवे मैंने एक एक लिख के एक्सप्लेन किया है। इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि कौन सा बायोकेमिकल पाथवे चलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द जीन दैट इज एक्टिवेटेड। जो जीन एक्टिवेट होगा उसका रिस्पेक्टिव पाथवे जो है वो चल जाएगा। ठीक है, ये जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको मेंशन करने हैं, और जो इम्पॉर्टेंट पाथवेज हैं ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, वो आपको यहाँ से मेंशन करने हैं, यहाँ से आपको मेंशन करने हैं। आप इसे लिख के याद करेंगे तो टी सेल एक्टिवेशन का बायोकेमिकल पाथवे का डायग्राम आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। देन लास्ट इसकी, जब टी सेल का एक्टिवेशन होता है तो एट द सेम टाइम TCR CD3 का जब एंटीजन से इंट्रैक्शन हो तो उसी समय को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स आपने देखा जैसे MSC क्लास सेकेंड है जिसकी बाइंडिंग CD4 से होती है, MSC क्लास फर्स्ट है जिसकी बाइंडिंग CD8 से होती है, B7 ये CD80 और CD28 का इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार CD86 का डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन CD28 से भी इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये OX40L जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर है, इसका इंटरेक्शन OX40 जो कि टी सेल पर प्रेजेंट है उससे होना। ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का यदि इंटरेक्शन नहीं होगा आपस में तो TCR CD3 के एंटीजन से एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल बाइंडिंग नहीं होगी और टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा। और अगर टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा टी हेल्पर सेल का, तो इम्यून रिस्पांस का किसी भी स्टेज पे जनरेट होना एक स्टेबल इम्यून रिस्पांस का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक था टी सेल एक्टिवेशन जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। यदि आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक मैंने क्लास में पढ़ा है क्यूबे के ओल्ड एडिशन का डायग्राम थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है इससे, बट दोनों डायग्राम्स परफेक्टली ऑल राइट है। आप चाहें तो इसी को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए नोट स्लाइड्स को, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच।